आज के वीडियो में हम डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग को देख रहे थे। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में हमने कहा था कि थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग के 3 प्रोसेस में हमने बताया था डिसऑर्डर। आज ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग को हमने कहा था कि जो आइडियाज़ है वही क्या है, थिंकिंग है। और उसमें हमने कहा था प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में 3 चीज़ें हैं। एक है फॉर्मेशन, एक हमने कहा था प्रोग्रेशन और एक हमने कहा था कंक्लूजन। तीनों की तीनों चीज़ें अगर क्या होती है सही तरीके से चलेंगी तो जाके क्या होता है, पर्सन की थिंकिंग नॉर्मल है। अगर तीनों में से किसी भी लेवल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको हमने कहा था कि पेशेंट को मतलब क्या है, थिंकिंग का डिसऑर्डर है। फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि आइडिया ही नहीं बन रहे हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था ऑटिस्टिक थिंकिंग, जिसमें कि पेशेंट के आइडियाज़ नहीं बन रहे थे। और जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर में हम ऑटिज्म जो पढ़ते हैं, ऑटिज्म में हमने कहा था कि पेशेंट के आइडियाज़ ही नहीं बनते, तो वो उसका कोई बिहेवियर नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, इमोशन नहीं होता, वो किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी से घुल मिल नहीं पाता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। ईगो सेंट्रिक उसकी थिंकिंग होती है, वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम एक क्लास में खड़े हो रहे हैं, मतलब कोई टीचर क्लास में एंट्री ले रहा है तो हम उसके लिए खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि क्लास में टीचर आ गया, अब हमें अपने आप से ध्यान हटाना है, अब हमें टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, हम उसको खड़ा होना है। तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि अब क्या हो गया, टीचर आ गए हैं, अब हमें ये स्पेसिफिक काम करना होगा। तो गोल ओरिएंटेड थिंकिंग को ही हमने क्या कहा था कि वो क्या है, एक नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है। इसके इसके अंदर हमारा क्या चलना चाहिए, अगर थिंकिंग पैटर्न चल रहा है तो नॉर्मल है, अगर किसी भी लेवल पे क्या आएगी, गड़बड़ी आएगी, तो उसको हमने कहा था कि वो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में आ गया। फिर हमने प्रोग्रेशन लेवल पे बात की थी। प्रोग्रेशन लेवल पे हमने नियोलॉगिज्म देखा था, जिसमें नए नए वर्ड्स वो खुद बता रहा था। सर्कमटेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, वो हमने देखा था। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन देखा था। थॉट ब्लॉकिंग, थॉट रिटार्डेशन देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2 पे कंक्लूजन लेवल का। कंक्लूजन पे अगर क्या होगी, परेशानी होगी कंक्लूजन लेवल पे। एक पेशेंट जो है उसकी थिंकिंग जो है, फॉर्मेशन भी उस पर हो रहा है, थॉट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, प्रोग्रेशन भी सही तरीके से, लेकिन वो एंड रिजल्ट जो है, जो कंक्लूजन है, जो उस पर क्या है प्रॉब्लम है, या तो वो नहीं पहुंच पा रहा है, या तो अगर उस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है तो वो गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस डिस जो हमारे थिंकिंग का डिसऑर्डर है उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट उसमें देखेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग में कंटेंट लेवल पे जो हमने बात की है, कंटेंट लेवल पे हम बोलेंगे कि जो उसमें है, सबसे पहले है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बाद है फोबिया, फिर होता है ऑब्सेशन और होता है डिल्यूजन। इन 4 के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में एक पेशेंट होगा जो कि अपनी हेल्थ को लेके क्या है, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है, ओवरली कॉन्शियस है। वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है। मुझे ये क्यों हो रहा है, मेरी सांस चल रही है तो इस पैटर्न में चल रही है। कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके, और फिर वो क्या करने लगता है, उसको क्या हुआ है, मान लेते हैं उसका हाथ पे कहीं पे कट लगा है, तो कट लगने को हम क्या बोल देते हैं कि ये नॉर्मल इंजरी को भी क्या बोलने लगता है कि कोई क्या हो रखी है, बहुत बड़ा घाव हो रखा है, बहुत बड़ी परेशानी है, या फिर स्किन में क्या हो रखे हैं, पिंपल हो रखे हैं। उस पिंपल को बोल देगा नहीं मुझे क्या हो रखा है, कैंसर हो रखा है। एक हीमोरॉइड्स हो रखा था, हीमोरॉइड्स हो रखे हैं किसी पेशेंट को, तो वो उसको नहीं बोल रहा है कि नहीं मुझे हीमोरॉइड्स नहीं है, वो क्या है, कोलोन कैंसर है। तो इस तरीके से, या रेक्टल कैंसर है। तो इस तरीके से क्या करने लगता है, जो माइनर इलनेस होती है, जो जिसका पैथोलॉजी जो होगा वो बहुत माइनर पैथोलॉजी होगी, और उसको वो क्या समझने लगे, बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगे कि उसको बहुत मेजर इलनेस से क्या हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा किसी से ग्रसित हो रखा है, तो उसको बोल देते हैं हाइपरकॉन्ड्रियासिस। तो हाइपरकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है एग्जैक्टरेटेड फेयर होता है, बहुत ज़्यादा फेयर होता है उन चीज़ों को लेके, अपनी फिजिक को लेके ये बहुत ज़्यादा फियर होता है कि उसको माइनर पैथोलॉजी में भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कोई बहुत बड़ी इलनेस है।
और वो क्या करेगा, पहले एक डॉक्टर के पास जाएगा कि देखो मुझे इस चीज़ के लिए चेक करो। एक डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो किसी क्या जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे डॉक्टर को विजिट करेगा, वहाँ दिखाएगा। फिर वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट से भी वो नहीं होगा, मतलब उसके ट्रीटमेंट से भी खुश नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं आप तो गलत बता रहे हो, उसको भी भरोसा नहीं करेगा। फिर तीसरे डॉक्टर पे जाएगा। ऐसे ही करके वो बहुत सारे डॉक्टर चेंज करता रहेगा। तो इसमें क्या करता है पेशेंट, जैसे शॉपिंग कर रहा होता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डॉक्टर शॉपिंग। क्या बोल देते हैं, डॉक्टर शॉपिंग। क्योंकि वो एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट से क्या नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं आपको कोई माइनर सी इलनेस है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कट लगा हुआ है हाथ में, कोई सिर्फ पिंपल आया हुआ है, कैंसर नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर में, ऐसे ही करके चलता रहेगा। तो क्या कर रहा है, जैसे हम सामान खरीदते रहते हैं ना, एक जगह पे पसंद नहीं आया दूसरी जगह पे चले गए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डॉक्टर शॉपिंग। भी हमने क्या कर रखा है कि पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर शॉपिंग करेगा। तो इसमें डेफिनेशन में हम लिख लेंगे, डेफिनेशन में हम लिख लेंगे exaggerated fear of having any major illness when patient have illness with minor pathology। माइनर पैथोलॉजी के साथ भी क्या बोलेगा कि उसको क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर क्या हो रखी है, कोई सीवियर इलनेस हो रखी है, ये बोलेगा। लिख लेंगे दीज पीपल डज डॉक्टर शॉपिंग। एक पॉइंट और लिख लेंगे, दीज पेशेंट आर ओवरली कॉन्शियस अबाउट हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने का होता है। फोबिया का मतलब हम क्या करते हैं, फियर होता है। फियर में भी क्या होता है, इरेशनल फियर होगा। मतलब जो फियर जो है, नॉर्मल फियर, हमने कब कहा कि फियर क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में जो रियल सिचुएशन में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फियर बोल देते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है, देखो किसी को शेर से डर लगना है, किसी को लायन से डर लग रहा है, ये नॉर्मल बात है। उसको डर लगना भी चाहिए है, क्योंकि डरने वाली चीज़ है। तो ये क्या है, हमारा फियर है। लेकिन क्या है, इस शेर की कोई इमेज है, उस इमेज को ही देख के क्या लग रहा है, डर लग रहा है। नाम सुन के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बीपी बढ़ रहा है, पल्स रेट बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डर, कांपने लग जा रहे हैं। यानी कि वो फिजिकल सिम्टम भी अपीयर हो रहे हैं किसके साथ, इस मतलब इस बहुत ज़्यादा फियर जनरेट होने की वजह से, मतलब फिजिकल सिम्टम भी आ रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फोबिया बोल देते हैं। और किसी ऐसी चीज़ से डर जाना, किसी ऐसी चीज़ से डरना जो कि डरने लायक नहीं हो। मतलब शेर की इमेज देख के किसी को डर नहीं लगता है, नॉर्मली किसी को डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डरने, इमेज है, इमेज से तो बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर शेर दिख रहा है तब डर लग रहा है, तो ये नॉर्मल है, तब हम इसे बोल देते हैं कि उसको फियर है। लेकिन ये अगर ये क्या हो, इररेशनल फियर हो, इररेशनल और इलॉजिकल फियर हो, इलॉजिकल फियर फ्रॉम नॉन डेंजरस ऑब्जेक्ट, नॉन डेंजरस ऑब्जेक्ट, स्पेस या फिर इवेंट, इज कॉल्ड फोबिया। उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोबिया बोल देते हैं। फोबिया के केस में पेशेंट क्या करता है, उस सिचुएशन को क्या करेगा, हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन से उसे डर लगता है, उस सिचुएशन को हमेशा कोशिश करेगा कि वो उसको क्या करे, अवॉइड करे। एंड पेशेंट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को हमेशा क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। Many a times this irrational fear
इज अकम्पनाइड विथ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो इर्रेशनल फेयर है किससे के साथ जुड़ जाता है, पैनिक अटैक के साथ। पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक में हमने क्या कहा कि बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होगी बॉडी के अंदर, झंझनाहट होगी हाथ पाँव में, ऐसा लगेगा कि अब मरने वाला हूँ, इस तरीके से क्या लगेगा। और बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है तो डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोबिया। क्या है, टाइप ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। किसका है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। एक चीज़ हम और ध्यान रखेंगे, जो फियर होता है ये रिलेटेड डिसऑर्डर है इमोशन का, इमोशन में प्रॉब्लम आती है तो हमने फियर को बोला था। लेकिन फोबिया जो है, फोबिया प्रॉब्लम होता है थिंकिंग का। जब थिंकिंग में प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल चीज़ है उसको भी हम क्या कुछ सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कंटेंट लेवल पे प्रॉब्लम है, तो वो किसका डिसऑर्डर है, थिंकिंग का। तो फोबिया किस में आता है, थिंकिंग में, और फियर है इमोशन का डिसऑर्डर। इसके बाद आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में, ऑब्सेशन समझने से पहले हम एक डिसऑर्डर होता है ऑब्सेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में हम एक चीज़ देखेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर समझेंगे, उसके बाद हमें ऑब्सेशन समझ में आ जाएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होता है, ऑब्सेशन का मतलब कि एक चीज़ को लेके हम क्या कर रहे हैं, एक ही थॉट को रिपीटिशन के तौर पे, एक ही थॉट हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। उसकी वजह से हमें क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। और उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिपीटेटिव एक्ट को कर रहे हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, बिना चाहते हुए भी, पेशेंट नहीं चाहता है कि वो क्या करे, उस एक्ट को परफॉर्म करे, लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, फिर भी उस एक्ट को करता रहता है, ताकि उसको, क्योंकि उसको पेशेंट को एंजाइटी ही इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो एंजाइटी को कम करने के लिए कंपल्सिव एक्ट को करता है। ये उसको पता भी रहता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। पेशेंट आपको खुद आके बोलता है कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने इस बिहेवियर को लेके। तो ये क्या है, ऑब्सेसिव मतलब कि किसी भी थॉट का रिपीटिशन के तौर पे बार बार हमारे माइंड में आना, वो क्या कहलाता है, ऑब्सेशन। तो लिख लेंगे, ओसीडी क्या है, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। ऑब्सेशन का मतलब होगा रिपीटिशन ऑफ थॉट एट, रिपीटिशन ऑफ सेम थॉट इन अ स्टीरियोटाइप मैनर। स्टीरियोटाइप मैनर का मतलब होगा, स्टीरियोटाइप का मतलब कि एक थॉट गया, फिर दोबारा वही थॉट, सेम थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा आया, तो दोबारा आया, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्सेशन बोल देते हैं। थॉट्स comes in patient mind without any will, उसके बिना इच्छा क्या आता है, patient try to avoid it but do not get successful। पेशेंट क्या चाहता है, बार बार इस एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या कर रहा होता है, एंजाइटी को दूर करने के लिए कि ये एक कंपल्सिव बिहेवियर कर रहा होता है, जबकि वो नहीं चाहता है कि वो क्या करे, उस एक्टिविटी को उस एक्टिविटी को करे, लेकिन वो फिर भी क्या हो रहा होता है, कर रहा होता है। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी क्या नहीं कर पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो इस थॉट को रिमूव करना चाहता है, लेकिन तब भी क्या नहीं कर पाता, उस थॉट को रिमूव नहीं कर पाता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्सेशन। क्या बोल देते हैं, ऑब्सेशन। इसके बाद अगला जो चीज़ आएगा वो आता है हमारे पास डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब क्या कह लेंगे, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। क्या लिख लेंगे, फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट cannot be corrected by any amount of reasoning।
डिल्यूजन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बिलीफ, पेशेंट के कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं कि उनको तुम कितना भी बोल लो, कितना भी पेशेंट को बोल लो कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए है, आपकी सोच में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल भी उसको क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। वो सिर्फ अपनी ही बात को क्या बोलते रहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो फॉल्स फिक्स बिलीव्ड दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजनिंग, उनको कितनी, या फिर रैशनलाइजेशन, उनको कितना भी रैशनलाइजेशन दे लो तब भी वो क्या नहीं होते, उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो टाइप्स ऑफ डिल्यूजन में हम देखेंगे, सबसे पहले है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पेशेंट को इसमें लगता है कि उसको क्या करना चाह रहा है, हर कोई क्या करना चाह रहा है, उसको हार्म करना चाह रहा है, हर कोई उसे मारना चाहता है, हर कोई उसके लिए क्या कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो इसको बोल देंगे, हर कोई उसे मारना चाहता है, फॉल्स बिलीव दैट समवन इज ट्राइंग टू हार्म मी। पेशेंट को इस तरह, पेशेंट का स्टेटमेंट ही ऐसा होता है कि कोई मुझे क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है। सीन इन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। पैरानॉइड का मतलब ही क्या हमने क्या पढ़ा था कि शक की बिहेवियर होना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। उसमें डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है, पेशेंट को ये लग रहा होता है कि कोई उस पर क्या कर रहा है, शक कर रहा है। और जनरली ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि वो अपने स्पाउस पे शक करता है कि जो उसकी जो मैरिटल पार्टनर है उन्होंने क्या किया है, वो उससे क्या करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उनको परसिक्यूशन का मतलब होता है कि हर किसी पे वो क्या करना चाहते हैं, शक करते हैं कि कोई उसे मारना चाह रहा है। जैसे उनके स्टेटमेंट होगा कि डॉक्टर मुझे मारना चाहता है, ये नर्स मुझे मारना चाहती है, मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। तो इसको लिख लेंगे सीन इन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा डिल्यूजन है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पेशेंट को बिलीफ होगा कि वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और उसके पास कुछ स्पेशल पावर है कि सब लोग उसी का कहना माने। तो वो उसके इससे क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोर डिल्यूजन, क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसमें लिख लेंगे पर्सन believe that he or she have some special power and he or she is most important पर्सन। जैसे वो बोलेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे डिसीजन मुझसे पूछ के लेते हैं, और जबकि उसकी जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज़्यादा, उससे वो कभी किसी से मिला भी नहीं होगा, वो पढ़ने में पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसके सारे बाकी जो फीचर्स होंगे वो इसके रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी वो बोलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, प्रधानमंत्री सारे डिसीजन मुझसे लेते हैं, मैं शाहरुख खान मेरे रिश्तेदार हैं, शाहरुख खान मेरे किराएदार हैं, इस तरीके से चीज़ें बोलेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ये जेलेसी को ही हम बोल देंगे डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी। इनफेडिलिटी का मतलब इसमें होगा कि जो डिल्यूजन ऑफ जेलेसी और इनफेडिलिटी का मतलब में होगा कि पेशेंट को लगेगा कि सारे के सारे जो उसके स्पाउस है, जो मतलब जो उसके सेक्सुअल पार्टनर है, वो उस पर क्या कर रही है, उसको धोखा दे रहे हैं। तो क्या होगा, अनफेथफुल रिलेशनशिप, या फिर क्या है, या फिर बोलेगा दैट false fixed belief that that his or her spouse has extramarital affair। उसका जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है उसका क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको इस तरीके का क्या हो रहा होता है, शक होता है। फिर होता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट।
डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में डिप्रेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में पेशेंट बोलेगा कि जो उसके सारे की सारी चीज़ों का मतलब पेशेंट के साथ कुछ ऐसा घटना हो जाती है कि जैसे मान लेते हैं उसका डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स में उसकी कोई भी मतलब उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं, वो डिप्रेशन में बहुत लंबे समय से सारी गलती मेरी थी, दुनिया में कुछ भी हो रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, भूकंप आ गया है तो ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही ऐसा किया था उस दिन, इस वजह से ऐसा हो गया, मेरी गलती है। तो डिलीजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, गिल्टी होता है। पेशेंट फील गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या सोच रहा होता है, गिल्टी फील कर रहा होता है। फिर है डिल्यूजन ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस मतलब कि क्या है, कोई भी होप नहीं है, अब मेरा इस ज़िंदगी में कोई अस्तित्व मतलब कुछ नहीं है, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है इसमें। हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है कि जब बहुत कि मेरा अब कोई मदद नहीं कर सकता, अब तो मेरी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। वर्थलेसनेस यानी कि मेरे पास अब क्या क्या है, कोई भी, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये क्या होगा, उसके अंदर ये थॉट आएगा। फिर होता है निहिलिज्म में आएगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है ही नहीं, इसके बारे में ये सोचेगा। फिर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट ये सोचता है कि जो सारे के सारे, रेफरेंस का मतलब कि सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में चखा हुआ है, ये मेरे बारे में हो रहा है, वो टीवी में कुछ खबर चल रही है तो ये बस ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे नर्स और डॉक्टर बात कर रहे हैं तो ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में साजिश कर रहे हैं। इस तरीके से पेशेंट को क्या होता है, बिलीफ होता है। अब होता है डिल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया भी होता है, उसमें पेशेंट को लगता है कि जो कोई फेमस पर्सनैलिटी है, फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है इरेक्टोमेनिया, तो उसमें देखने को मिलता है कि सारे की जो कोई पर्सनैलिटी मतलब जो कोई फेमस पर्सनैलिटी है वो क्या कर रही है, उस पर्सन से प्यार करती है, वो उसके साथ लव में है, इस तरीके से वो प्यार व्यार करती है, इस तरीके से उसका ऐसा रिलेशनशिप है उसके साथ, बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप है किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के साथ या रिच पर्सनैलिटी के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं डिल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है कि कोई उससे क्या कर रहा है, समवन इज कंट्रोलिंग माई थॉट, समवन इज कंट्रोलिंग माई थॉट्स एंड एक्शन, माई थॉट्स एंड एक्शन, सारी चीज़ें जो हैं वो सुपर नेचुरल पावर जो है वो मुझसे क्या करे, मुझसे कोई और मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कोई और चीज़ जो है ये कोई काम करवा रही है, किसी और के कंट्रोल में मैं हूँ। तो ये क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में पेशेंट थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग ये सब भी करता है। थॉट विड्रॉल मतलब कि मेरे थॉट कहीं और चले गए हैं, थॉट इंसर्शन मतलब कि कोई किसी और के थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं, मेरे खुद के थॉट नहीं है, कोई और क्या कर रहा है, अपने थॉट्स को मेरे अंदर डाल रहा है। तो ये हमने पढ़ा फोबिया के बारे में, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में, ऑब्सेशन के बारे में और डिल्यूजन के बारे में। ये जो थे कंटेंट लेवल पे थॉट के जो डिसऑर्डर हैं वो हमने देखे थे और इसमें हमने डिल्यूजन को भी देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।